ओके, तो एज यू नो तुम्हारा फाउंडेशन का सिलेबस पूरा रिवाइज हो गया है। अभी सीएस फाउंडेशन जो पुराना एग्जाम था, सीएस फाउंडेशन वो अभी हट गया है, ठीक है। और अभी तुम्हारे लिए आ चुका है सी एस डब्ल्यू टी एंट्रेंस एग्जाम हो गया है, बहुत ईजी है ये। थोड़ा सा उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम का कॉपी पेस्ट किया है थोड़ा सा, तो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा ये ऑब्वियसली। इसके हर एक के चैप्टर्स के वेटेज अलग अलग है। तो अभी अपन कौन सा सब्जेक्ट, अभी अपने जो टोटल 200 मार्क्स का है, इसमें से लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिक एंड रीजनिंग विल बी फॉर 50 मार्क्स, 50 मार्क के लिए रहेगा। तो अपन अभी जो सिलेबस देखेंगे वो लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, उसमें से मैं सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, लॉजिकल रीजनिंग मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, तो ये जो पहले 5 चैप्टर है आई बी टीचिंग, फिर जो बचे हुए चैप्टर से रहे समवन एल्स विल बी टीचिंग। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं अपन बेसिक लॉ की कुछ चीजें। अपने को अभी पढ़ना क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अपने को सबको ये मालूम ही है, 8 9 10 जो सिविक्स में था ये अपने को पढ़ाया गया था। फिर भी क्यों पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है उनको, ये सोचा है क्या? तुम्हारा हर एक लॉ, तुम्हारा हर एक राइट, इंडिया में कोई चीज करने का या नहीं करने का, सारा किसके आसपास घूमता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आई जस्ट गिव यू 2 3 एग्जांपल्स। लेट्स से यू आर इन अ रिलेशनशिप, तुम अगर रिलेशनशिप में हो, लड़का लड़की तुम दोनों, जो भी हो, लड़का या लड़की, तुम दोनों जा रहे हो किधर, तो भी मस्त पार्क में बैठे हो, कोई तो भी बुढ़ा आके तुमको बोल रहा है कि यहाँ पे बैठना अलाउड नहीं है, कपल्स को बैठना अलाउड नहीं है। या फिर कोई पुलिस वाले आए और वो तुमको बोल रहे तुम्हारे माँ बाप को हम लोग फोन लगा के देंगे। तुमको राइट है, तुमको फ्रीडम है, तुम किधर भी बैठ सकते हो, किधर भी घूम सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग नथिंग पब्लिकली रॉन्ग, तो फिर तुमको कुछ टेंशन नहीं है, बैठ सकते हो। ये बोलने का रीजन क्या था, अपने को ये मालूम नहीं रहता। अगर तुमने किसी को ठोक दिया, गाड़ी गाड़ी से तुम जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा, एंड अभी तुम उसको बोल रहे हो सामने वाले को, देख तूने मेरी गाड़ी का इतना इतना नुकसान किया है, 15,000 रुपए का नुकसान है, ये तू दे वरना फिर मैं केस कर दूंगा तेरे पे। ये भी करना अलाउड नहीं है। द प्रॉपर मेथड इज, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तुम जाओ पुलिस स्टेशन में केस फाइल करो उसके अगेंस्ट में, और फिर तुम इंश्योरेंस, तुम्हारा जो इंश्योरेंस कंपनी, उससे पैसा लेना रहता है। जो सामने आ रहा है ना, अपन जो ऐसे करते कि तू, मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, बात नहीं तो तू पैसे मेरे को दे दे, अगर नहीं दिए तो मैं पुलिस केस कर दूंगा तेरे पे, ये धमकी है। ऐसा किधर भी लॉ में अलाउड है ही नहीं। तो कुछ चीजें, कुछ बेसिक चीजें अपने को आइडिया ही नहीं रहती, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के अपने को थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। ये जो अपन पढ़ते थे ना प्रियम्बल, दिस इज नॉट योर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स दिए तुमको, वो अपन राइट्स देखेंगे आगे। तो ठीक है, प्रियम्बल पढ़ लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब एडे लोग, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन। सॉवरेन मतलब ही क्या, ऐसे डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। डिक्टेटरशिप मतलब जैसे चाइना का, तो सॉवरेन मतलब एक अलग आइडेंटिटी रहेगा, राइट। सॉवरेन मतलब एक अलग आइडेंटिटी रहेगा। सोशलिस्ट मतलब सोशल, लोगों के लिए, लोगों के हित में। सेक्युलर मतलब सब कास्ट, सब रिलीजन्स मिलजुल के रहेंगे। डेमोक्रेटिक मतलब वही कि चाइना जैसा नहीं, अपन अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। और रिपब्लिक मतलब जो इंडिया का टेरिटरी है वो, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। तो अपन येड़े हुए क्या, नो, वी द पीपल, दे अपन बोल रहे हैं कि अपन ने इंडिया फॉर्म किया है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, अपन ने ये सारे राइट्स इंडिया में एस्टेब्लिश किए। और क्या क्या बोल रहे हैं, जस्टिस, अन्याय किसी पे ना हो, पर ऐसा होता नहीं है। सोशल मतलब सबके बेनिफिट, सबके विकास के लिए, पर विकास कभी होता ही नहीं। इकोनॉमिक मतलब अपना इकोनॉमी अच्छे से चले और पॉलिटिक्स भी अच्छे से हो, बट ऐसा होता नहीं। लिबर्टी ऑफ थॉट मतलब ये क्या, फ्रीडम ऑफ थॉट, ठीक है। तो जो अभी लोग ट्विटर पे गालियां देते सेलिब्रिटीज को, स्टार किड्स को अभी अनफॉलो कर रहे हो, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, सुसाइड के बाद, तो ये सब क्या है, ये अलाउड है क्या? अलाउड है। तुम गाली गलौज अगर कर रहे हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लोग ट्विटर पे गालियां शुरू कर देते हैं, फेसबुक पे गालियां डालते हैं, अलाउड है क्या? ये अलाउड है। क्यों ऐसे? बिकॉज यू हैव लिबर्टी ऑफ थॉट, कुछ भी सोच विचार कर सकते हो, हाँ, बट कुछ भी घटिया सोच विचार मत करो ज्यादा ही। एक्सप्रेशन, कुछ भी बात कर सकते हो अगेन, बट इट शुड नॉट बी अगेंस्ट समथिंग। मैंने अगर कश्मीर के बारे में कुछ गलत बोला या इंडिया के बारे में कुछ गलत बोला, ठीक है, जो लोग ये करते थे मूवी थिएटर्स में नेशनल एंथम पे खड़े नहीं होते, अपन नेशनल एंथम पे खड़े होना, ऐसे किधर भी लॉ ने बोला नहीं कि कंपलसरी, बट इट इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट। आउट ऑफ रिस्पेक्ट तुमने खड़ा होना चाहिए ना। जैसे अगर कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, अपन जब वो आता है, वो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति, अपन खड़े हो जाते हैं, कभी कभी उसके पैर छूते हैं, ये क्या, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। ऐसे किधर भी नहीं बोला तुमने ये करना चाहिए, राइट। सो इफ वी आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ रिस्पेक्ट, तो वो बात अलग है, बट ये कंपलसरी है क्या? नहीं। पर अगर कंपलसरी नहीं है तो कोई कुछ भी गैर फायदा उठाएगा ना। हाँ, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, एक्सप्रेशन कुछ भी बोल सकते हो, बट जो भी मन में आया वो भी नहीं बक सकते। सो यू हैव फ्रीडम, 90% चीजें तुम कर सकते हो, 10% सिर्फ तुम चीजें नहीं कर सकते।
बिलीफ किसी में भी, कोई भी बिलीफ, भगवान के ऊपर फेथ भी रख सकते हो एंड वर्कशिप, वही मेन बात है। इसलिए तो इतने सारे रिलीजन्स आज है इंडिया में एग्जिस्टेंस। भले ही अपने झगड़े हो गए, बट देर इज नो अदर कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि हर एक बिलीफ और फेथ को माना जाता है, एटलीस्ट रिकॉग्निशन तो भी। इक्वालिटी, मेन एंड वीमेन ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हर एक को इक्वल जॉब मिलेगा ऐसा बोला तो है, बट एक्चुअल में नहीं रहता। एंड प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी, मतलब भाईचारा, वो भी नहीं है। ये इतना सारी महान चीजें बोल के रखी नवंबर 1949 में, बट आज भी अपन लोग सुधरे नहीं। सो प्रियम्बल अपन बोलते, कुछ लोगों को तो ये बाय हार्ट रहता है, बट ये एक्चुअल में फॉलो करना भी जरूरी है। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, रिस्पेक्ट एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, नेशन का भी तुमने सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी अच्छा या बुरा वो आगे की बात, बट वो मोदी के अगेंस्ट में जब आउट ऑफ इंडिया जाता है, ही क्रिटिसाइजेस मोदी, ठीक है वो भी करे, बट उससे क्या होता है, उल्टा इंडिया का जो इमेज है वो गिर जाता है। वो क्या फैला रहा है कि इंडिया में काफी अनरेस्ट है, इनको ये राइट्स नहीं मिल रहे, उसको वो प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। अरे पर प्रॉब्लम क्या है, इज्जत मोदी की नहीं उतार रहे हो तुम, इज्जत इंडिया की निकाल रहे हो। सो इतना भी ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 को ये प्रियम्बल क्रिएट हुआ, टू हियर बाय अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपन ने खुद को ही गिफ्ट दे दिया। ओके, सो अपने को अभी कॉन्स्टिट्यूशन देखना है। तो इसके पहले अपन ये जो लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, मेरा पार्ट तो लीगल एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड मतलब ही क्या, तुम्हारा थोड़ा सा बेसिक्स दिमाग, और कौन सा दिमाग चलाना चाहिए तुम्हारा, लीगल लॉफुल दिमाग कैसे चले। तो सबसे पहला बेस हमेशा कोई भी लॉ बनता है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो अपने को कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करना है। तो आज के लेक्चर में अपन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक्स देखेंगे, ठीक है। तो चलो क्या क्या बोल रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेशन। ऑब्वियसली द विजन ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डाला, ठीक है, मैं बोलता हूँ बहुत महान कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ये खुद से नहीं बनाया है। ही हैज कॉपी पेस्टेड इट फ्रॉम मेनी कंट्रीज, कनाडा से कुछ लिया, कुछ साउथ अफ्रीका से लिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया। मैं बोल रहा क्यों, क्योंकि अगर उन्होंने खुद फॉर्म किया रहता तो मे बी एक हाथ दो चीजें रह गई रहती, बट ही हैज टेकन इट फ्रॉम मेनी अदर कंट्रीज। तो ये जो उन्होंने एनैक्ट किया है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक चीज का प्लस पॉइंट लिया उन्होंने। तो अभी हर एक चीज का प्लस पॉइंट लेने की वजह से ये कंप्लीट कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, बहुत अच्छी बात है। एंड द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स थ्रू अचीव थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन इन कंटेंट इन प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में अपन ने पढ़ा अभी फंडामेंटल राइट्स देखेंगे अभी, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल राइट मतलब है क्या, तुमको राइट है, हक है, तुम ये चीज कर सकते हो। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब क्या, ये गाइडलाइन है। फंडामेंटल राइट अपने लिए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट कंपलसरी अपन गवर्नमेंट को बोल सकते हैं हमको ये राइट मिलने चाहिए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करने जरूरी है, अपन मांग सकते हैं उनसे। डिमांड करना अलग बात और मांगना अलग बात, मतलब अपन एक्सपेक्ट करेंगे कि ये करे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंपलसरी नहीं है, बट ये गाइडलाइंस है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए बाद में। दीज थ्री में भी डिस्क्राइब्ड एज सोल, ठीक है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिनकी बेसिस पे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी तैयार होगी, अपन देखेंगे वो बाद में। The vision of socio-economic change throughout the constitution is reflected in preamble. Preamble में हर चीज बताए बरा। The preamble expresses the ideals and aspirations of renaissance India. India होना कैसे चाहिए? At independence emerging out of a long period of foreign domination. इंडिया का किसी ना किसी ने कब्जा किया था, पहले मुगल्स ने किया, उसके बाद में पोर्टुगीज आए, उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए। कब्जा कब्जा कब्जा, उसके बाद अपन ने ये मतलब ऑपरेशन जताया, मतलब अपन ने बहुत गुस्सा किया अंडर द फ्यूडल सिस्टम, एंड पीपल वेर ग्रिमली स्ट्रगलिंग टू बी रिबॉर्न इन लाइफ ऑफ डिग्निटी। तो अभी अपने को मिल गया होपफुली। द स्कीम फॉर रियलाइजेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एजेंडा कंप्राइजेस ऑफ बोथ जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज नॉन जस्टिसिएबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जस्टिसिएबल मतलब ये क्या है, कंपलसरी, और नॉन, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑप्शनल है। द जुडिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सिंथेसिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बाप रे इतनी इंग्लिश दे दी। कंट्रीब्यूशन क्या है, जस्टिस का, लॉ का। बेसिस है, सिंथेसिस है फॉर इंटीग्रेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फेविकॉल जैसा है ये दोनों को जोड़ने के लिए, क्या दोनों जोड़ने के लिए, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स हैज बीन क्रूशियल टू द रियलाइजेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नॉट ओनली एज अ मीन टू इफिचुएट फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो एज अ सोर्स ऑफ लॉज फॉर वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स के लिए तो है ही, बट ऑल्सो ये जो लॉज मैंने जैसे बोला कि कोई भी लॉ इंडिया में बनता कैसे, ये फंडामेंटल राइट्स या फिर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो देख के ही लॉ बनता है कोई भी इंडिया में। ठीक है, ऐसा नहीं मन में आया तो लॉ बना देते, ऐसा नहीं होता। ठीक है,
तो ये रिपोर्ट था, वो कोई बात नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस प्री एमिनेंट एम्फेसिस ऑन वैल्यूज ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस। लिबर्टी मतलब ये क्या, फ्रीडम। जस्टिस मतलब ये क्या मतलब, किसी पे भी अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो, सिटीजन्स आर इक्वल, सारे लोग इक्वल है, भले है नहीं, बिफोर लॉ एंड सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड ऑपरेस्ट। माइनॉरिटीज मतलब जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है जिनका इंडिया में पॉपुलेशन कम है, एंड ऑपरेस्ट मतलब जिन पे अत्याचार हो रहे हैं। पीपल ऑफ इंडिया डिराइव देयर एग्जिस्टेंस एज अ पॉलिटिकल कम्युनिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स वी द पीपल। बराबर ना, अपन ने अपने को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन गिफ्ट दे दिया है, गिव आवर सेल्स द प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड फॉर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डोमिनियन अपना। It is because country is republic and not a mere democracy that people are enjoined to nurture and indeed celebrate their linguistic, ethnic, cultural and religious diversity। ठीक है, तो ये जो रिपब्लिक बना है, नॉट जस्ट बाउंड्रीज, टेरिटरी नहीं सिर्फ, एंड इवन डेमोक्रेसी सिर्फ लोग चुनने का अधिकार नहीं, अपने को फ्रीडम है क्या, और फ्रीडम है अपन कोई भी चीज कर सकते हैं, और रेदर अपन ने प्रमोट भी करना चाहिए, सेलिब्रेट भी करना चाहिए क्या, लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज है उनका, एथनिसिटीज जो छोटे छोटे ट्राइब्स रहते हैं आदिवासी के, देखो जो वारली पेंटिंग्स वगैरह उनके कुछ जो बड़े सेलिब्रेशंस हैं वो अपन ने उसको कल्चर जैसे माना है। रिलीजियस डाइवर्सिटी, इतने सारे रिलीजन्स है, टू एंश्योर सिटीजन्स डू नॉट सफर फ्रॉम वांट एंड इंडिजिनिटी, मतलब किसी पे भी अत्याचार ना हो, हर एक को अपना अपना राइट मिलना चाहिए। Through the Indian tapestry of traditional multiculturalism, nourished by many centuries of assimilative forces, has been subjected to occasional fissures, the most diverse nation on the earth has been able to overcome these crises to use innate strength of Indian Republic to uphold dignity and integrity। बाप रे, इतना इंग्लिश, एकदम सिंपल। इतने सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में, इतने सारे कल्चर्स है, ऐसा कोई भी नेशन नहीं इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया जैसा, ये एक वो बात बोल रहे हैं। और इंडिया ने क्राइसिस भी ओवरकम किए। ठीक है, भले आज अपने झगड़े हो रहे, पर हर कंट्री में होते हैं। आज तुम बाकी इधर करो, ब्लैक लाइव्स मैटर कितना बड़ा झगड़ा हो रहा है, बट इंडिया में उसका कुछ इफेक्ट नहीं, क्योंकि ब्लैक लाइव्स ब्राउन लाइव्स अपन ऐसे बराबर जीते। क्योंकि जो बाकी कंट्रीज में इतना प्रॉब्लम है, अपन इतना, अपने यहाँ पे रेसिज्म नहीं, अपने यहाँ पे कास्टिज्म है, बट स्टिल अपन इतने डाइवर्स होने के बावजूद भी झगड़े काफी कम है, वरना झगड़े कितने होने चाहिए थे, बराबर। एंड यूज इनेट स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन रिपब्लिक टू अपहोल्ड डिग्निटी एंड इंटेग्रिटी, वही देश का सम्मान होना चाहिए और सब लोगों ने मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ लोग मिलजुल के नहीं रह रहे, वो अलग बात, बट मेजोरिटी लोग तो रह रहे हैं। आगे जाते, ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन केम विद इफेक्ट फ्रॉम 26 Jan 1950, comprehensive document apart from dealing with structure of government. The constitution makes detailed provisions for rights of citizens and other person in number of entrenched provisions for principles to be followed by state। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आया इफेक्ट में, अपने को तो कुछ राइट्स मिले ही, प्लस कुछ राइट्स स्टेट को भी दिए गए, और कुछ उनको झापा भी गया कि ये तुमको करना है, मतलब उनको कुछ ऑर्डर्स भी दिए और उनको भी कुछ राइट्स मिले। तो द कंट्री इज लेबल्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑल पब्लिक अथॉरिटीज, दैट इज लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल, तीनों बताता हूँ। देखो, इंडिया में 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इंडिया के मेन पिलर्स हैं। सबसे पहले लॉ बनता है, बराबर ना, लॉ बनता है। लॉ कैसे बनता है, ये लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 परिषद रहते हैं, मालूम है ना, लोग ये परिषद बोल रहा हूँ, 2 ये अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी जब लॉ बनता है, कोई भी जब डिसीजन होता है कि ये लॉ में आने का है नहीं, सबसे पहले लोकसभा में पास होगा, अगर उधर पास हुआ तो राज्यसभा में, और फिर उस पर साइन कौन करता है, अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर वो लॉ बन जाता है, बराबर। लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान कौन देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ही क्या, पुलिस, पुलिस ध्यान देंगे। लेट से ट्रैफिक का, ट्रैफिक रूल्स 2018 बना, जो ट्रैफिक लॉ अपना, वो 2018 का, उसमें बहुत सीवियर पनिशमेंट डाली गई। तो 2018 में जो लॉ आया, ठीक है, तो 2018 में वो लॉ तो बन गया, बट उसको फॉलो कौन करेगा, वो चेक कौन करेगा, ट्रैफिक पुलिस अपनी, बराबर। तो ये कौन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। फिर अगर उन्होंने किसी को तो भी पकड़ा कि ये फॉलो नहीं हुआ, वो फॉलो नहीं हुआ, और फिर डिसीजन देना है कि ये आदमी ने सही किया है गलत, ये कहाँ पे जाता है, कोर्ट। इसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल सिस्टम। समझा क्या, 3 सिस्टम कौन से, ये लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ फॉलो हो रहा है और नहीं चेक करते, जिसने फॉलो नहीं किया उसको कहाँ पे पेश होना पड़ता है, कोर्ट में, और कोर्ट डिसीजन देता है ये आदमी ने सही किया है गलत किया। तीनों पावर अलग। चाइना में कैसे, वो खुद ही लॉ बनाते, खुद ही चेक करते और खुद ही जस्टिस देते। कितना तीनों पावर अगर एक ही आदमी को मिले, कितना डेंजरस हो जाएंगे, बराबर। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स आउट द एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल इन इंडिया, बराबर। प्रियम्बल अपन ने देखा कि क्या होना चाहिए, आइडियल कंट्री कैसे होना चाहिए अपना, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर एंड रिपब्लिक, बराबर। और क्या क्या राइट्स देते हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये अपन ने ऊपर ही देखे। डिक्लेयर्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन बाय द पीपल टू देमसेल्व्स, खुद को ही अपन ने गिफ्ट दे दिया, अपन ने राइट्स अपने को ही दे दिए, देयर बाय रीअफर्मिंग द रिपब्लिकन कैरेक्टर, ठीक है। द पॉलिटी assured to the people is described as preamble as sovereign, socialist, secular, democratic, वही वापिस बोल रहे हैं। expression sovereign signifies that republic is externally and internally sovereign, मतलब अपन ही अपने पे राज करेंगे। sovereignty is strict and in narrowest sense implies independence all around, within and without the borders of country। sovereign मतलब अपने को एक independent identity मिल गया, राइट, और अपन दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपन इंडिपेंडेंट हो गए। Legal sovereignty is vested in people of India and political sovereignty is distributed between union and states। लीगली अपन अपना अपना सारी चीजें कर सकते हैं, पर पॉलिटिक्स कैसे डिवाइडेड है? स्टेट्स में और सेंटर में। जैसे स्टेट गवर्नमेंट एक रहेगा, एक सेंट्रल रहेगा, ऑब्वियसली तुमको मालूम है। The democratic character by the Indian polity is illustrated by provisions conferring on the adult citizens right to vote, बराबर। जैसे ही तुम्हारा एज हो गया 18 का, तुम वोट कर सकते हो। एंड द प्रोविजंस फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, बराबर। और तुम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी बन जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम जता सकते हो। द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड इन 42nd अमेंडमेंट, ये बाद में वर्ड ऐड हुआ है, ठीक है, वो छोड़ दो। सोशलिस्ट ठीक है, जान दो, पढ़ लेते हैं। टू सिक्योर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बताया था। द एक्सप्रेशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट इज ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बराबर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब क्या? अपना ही गवर्नमेंट है, अपने पे ही राज करेंगे और अपन ही उसको फॉर्म करेंगे, ठीक है, बड़ी बात है। फेडरल और यूनिटरी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली फेडरल विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स। फेडरल मतलब सेंट्रल लेवल पे कुछ होगा और यूनिटरी मतलब स्टेट लेवल पे कुछ होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, बराबर। जैसे स्टेट को कुछ पावर्स दी गई है और सेंट्रल को भी कुछ पावर्स दी है। द मेजोरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन केशवानंद भारती, ये केस है, देखो केस किसने किया था, ये नाम केशवानंद भारती। तो जो केस करता है उसको क्या बोलते हैं? पेटिशनर, जिसने केस किया, पेटिशनर जिसने केस किया। और ये तो ये कौन है? देखो स्टेट ऑफ केरला मतलब केरला गवर्नमेंट पे उसने केस किया था, इसको ही क्या बोलते हैं? रिस्पोंडेंट। पेटिशनर और रिस्पोंडेंट, जिसने पिटीशन किया, जिसने केस दाखिल किया, बराबर। या इसको क्या बोलते हैं? पेटिशनर या प्लेंटिफ, जिसने केस दाखिल किया, और जिस पे केस हुआ उसको क्या बोलते हैं? रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट, जिसको केस डिफेंड करना है। तो झगड़ा हुआ था, पर किसने केस डाला? ये आदमी ने। किस पे केस डाला? इस पे, समझेंगे। कब? ये AIR मतलब ऑल इंडिया रिपोर्टर, जैसे एक मैगजीन जैसे रहता है नॉर्मल, तो लॉ का ये मैगजीन रहता है, इसमें सारे केसेस आते हैं। AIR 1973 में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में था ये, और 1461 पेज नंबर है उसका, या फिर लेजर नंबर है, वो छोड़ दो। अपने को क्या है? सिर्फ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वेयर ऑफ द व्यू दैट फेडरल फीचर्स फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेन कैसा है? फेडरल है। सारी चीजें कैसे गवर्नड है? सेंट्रल पे। हाउएवर कुछ चीजें उसकी स्टेट पे भी है। There are discussions as to whether Indian constitution establishes a federal system or it stipulates a unitary form. Thus, to decide whether a constitution is federal, unitary or quasi-federal, अपने को देखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ठीक है। तो अपन डिसाइड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरल पॉलिसी और सिस्टम आर ड्यूअल गवर्नमेंट, अपने दोनों गवर्नमेंट चलती है। अभी जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना गवर्नमेंट है और सेंट्रल लेवल पे बीजेपी, तो दो गवर्नमेंट है, दोनों को अलग अलग पावर्स है। हर एक को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी वो फॉलो करना ही पड़ता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, क्योंकि लॉ ये लोग बनाएंगे। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, अ रिजिड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ भी लॉ नहीं बना सकते अगेंस्ट, वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो लोग झगड़ा करते थे, वो जो NRC का लॉ बना, ठीक है, NRC अभी तुमको थोड़ा सा मालूम होगा, वो कि आउट ऑफ जो बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान से जो मुस्लिम्स आते हैं इंडिया में, उनको अलाउ नहीं करते। क्यों ऐसा बोला है? मैं पहले लॉ का ये बता देता हूँ। आई एम नॉट अफिलिएटेड टू एनी गवर्नमेंट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन इन्फॉर्मेशन। तुमको ये में भी मालूम होगा या में भी नहीं मालूम होगा, आई एम जस्ट गिविंग यू एन इन्फॉर्मेशन। ये NRC क्यों बना? क्योंकि ये जो मुस्लिम कंट्रीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनसे जो मुस्लिम लोग आते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते। एंड काफी इसमें ये एस्टैब्लिश हुआ है, ये जो बांग्लादेश से लोग आते हैं, दे हैव हैड एन हैंड इन माओइस्ट, मतलब जो ये टेररिज्म करते हैं वो जो वेस्ट साइड पे, एंड इवन उनके काफी टेररिस्ट अटैक्स हुए भी हैं इंडिया के ग्राउंड में। ये इसका रॉ का इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ये जो आउट ऑफ इंडिया से जो मुस्लिम्स लोग आ रहे हैं,
उनको प्रॉब्लम है। जो इंडिया के मुस्लिम लोग हैं, दे आर नॉट एट ऑल अफिलिएटेड विद एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये रॉ की रिपोर्ट में बोला था। इसलिए जो एनआरसी है, उन्होंने क्या ये किया कि अभी आउट ऑफ इंडिया से जो लोग आएंगे उनको इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ेगा। जो ऑलरेडी आके बैठे हैं, जो जो लोग इस कंट्री से आके बैठे, तो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन उनको कंट्री का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। मतलब ही क्या, आधार कार्ड नहीं वो ले सकते, पैन कार्ड नहीं मिलेगा उनको, और ये बेसिस पे वो वोट नहीं कर सकते। बाकी सारे वो रहेंगे, कंट्री में रहे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, उनको हकला नहीं जाएगा, बट उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये सब इसका ही क्यों प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी का वो वोट बैंक था, वो सब। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स बिकॉज एज आई सेड, मेरे को कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। ये लॉ क्यों पास हुआ। और दूसरा एक बात, जो हिंदू ये मुस्लिम कंट्रीज में है उन पे काफी अत्याचार हुआ। जस्ट सर्च करो कि पाकिस्तान में हिंदू के साथ क्या हो रहा है। उनको जलाया जाता है, वो जो प्रेग्नेंट औरतें रहती है उनके पेट पे मार के, वो बच्चों को मार के, वो जो बच्चा ऐसे डेड बच्चा वो बाहर निकालते हैं। इतना डेंजरस सिचुएशन है। तो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो वहां पे माइनॉरिटी है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए एनआरसी में क्या बोला, बट इफ यू आर अ हिंदू फ्रॉम दीज कंट्रीज यू विल बी अलाउड विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। काफी बवाल हुआ, हर एक पार्टी ने अपना अपना पॉलिटिकल एंगल जताया। कुछ लोगों ने इसको गलत भी इंटरप्रेट किया, ऐसे कुछ लोगों ने समझा कि सारे मुस्लिम लोगों को हकल देंगे इंडिया से। नथिंग लाइक दैट, ऐसे किधर भी बताया नहीं उन्होंने। ये रॉ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ो जो उन्होंने पब्लिक की है, और इसका भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ो। जो सॉरी इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ, ये लॉ का बेसिक पढ़ो तुम। क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टी ने इशू किधर का किधर लेके गए। मेरा पॉइंट ये बताने का क्यों था, कॉन्स्टिट्यूशन में अपन ने क्या पढ़ा, इक्वालिटी, जस्टिस, बराबर, ये दो वर्ड्स पढ़े। तो अगर किसी पे अत्याचार होता था, ये लॉ बनता ही नहीं था। अगर ये लॉ लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, अपने प्रेसिडेंट ने इस पे साइन किया, मतलब ही दिस इज नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो अपोजिट पार्टी, उसने केस भी डाला कि ये लॉ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बट ऐसे कुछ भी ये गवर्नमेंट ने, सॉरी ये बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि दिस इज नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये सेफगार्ड होना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो बाहर से लोग आएंगे, ये देखेंगे नहीं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या कोई भी पर्सन है, वो टेररिस्ट अटैक तो कर देते हैं। तो जो बाहर के लोग आएंगे वो अपने पे ही अटैक करेंगे और वो अपने पे ही चिल्ला रहे, तो ऐसा ना हो। राइट, तो एनीवेज मेरा ये बोलने का पॉइंट क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई भी लॉ अलाउ नहीं करेगा विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, वो जो था अपन ने पढ़ा। Political system introduced by constitution possesses all the aforesaid elements of federal policy, both at union and state government, and their respective organs derive their authority from constitution। ठीक है, तो ये पावर्स यहाँ पे दी जाती है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, उससे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दे दी है। एंड इट इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर द स्टेट्स टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन, सेपरेट आउट नहीं हो सकते। अभी अगर डिसाइड किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, नहीं हमको इंडिया का पार्टी नहीं बनना, मुंबई अपना मेन कैपिटल ऑफ द कंट्री और महाराष्ट्र पूरा एक कंट्री बना दे, चलेगा क्या ऐसा? नहीं, बिकॉज यू कैन नॉट सेसीड, यू कैन नॉट सेपरेट आउट फ्रॉम द, वरना हर एक स्टेट अपना अपना निकल जाएगा बाहर। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर, हर एक को पावर अपने अपने बांटे। Union and state government, the Supreme Court stands at the head of our judiciary to guard against violation of constitutional provisions। ठीक है, तो वायलेशन ना हो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, जैसे मैंने बोला सुप्रीम एनआरसी का केस बोला, वो सुप्रीम कोर्ट, ठीक, एक मिनट, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट में मैंने जैसे बोला कि वैसे कुछ भी झगड़ा नहीं होने देगा। डिसाइड डिस्प्यूट, अगर दो स्टेट्स में झगड़ा है या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में झगड़ा है, तो फिर ये कौन डिस्प्यूट सॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट। अपना जो मेन कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है। क्वेश्चन वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एज यूनिटरी हैज बीन डेल्ट अप इन वेरियस केसेस। तो लोगों ने काफी केसेस डाले कि इंडिया क्या है, सेंट्रल रूल्ड है, स्टेट रूल्ड है, या दोनों है। बट इन मोस्ट केसेस ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो क्वेश्चन रेस्ट दैट इज ऑन ओन्स फिलोसॉफी। ठीक है, ये हर एक की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, बट मेनली क्या है, इंडिया इज अ क्वाज़ी फेडरल स्ट्रक्चर। देखो क्या क्या अपने को फंडामेंटल राइट्स मिले, इतना मैं डिस्कस कर लेता हूँ, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिटेल में लेंगे। सबसे पहला इक्वालिटी, हर एक को इक्वल राइट्स मिले, मैन वीमेन डिस्क्रिमिनेट ना हो। राइट टू फ्रीडम, कोई भी चीज कर सकते हो बट कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने बोला अगर कोई भी चीज कर सकते हो तो तुम मस्त रास्ते पे दारू पियोगे, नाचोगे, ठीक है। अगर गन होगा तुम्हारे पास, किसी को भी उड़ा दोगे। सो एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं, लिमिटेड फ्रीडम है। फ्रीडम मिलता है हर चीज में, पर कुछ तुमको फ्रीडम, हर चीज नहीं कर सकते। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई तुमको एड़े में निकाल रहा है, कोई तुम पे अत्याचार कर रहा है, तो ऐसे चलेगा नहीं, ठीक है।
फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन तुम फॉलो कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि तुमको हिंदू ही बनना है, क्रिश्चियन ही बनना है, मुस्लिम ही बनना है, यू कैन एक्सेप्ट। इवन जो लोग हिंदू है वो कन्वर्ट होते हैं मुस्लिम में, मुस्लिम कन्वर्ट होते हैं हिंदू में, हिंदू कन्वर्ट होते हैं क्रिश्चियन में, क्रिश्चियन कन्वर्ट होते हैं हिंदू में, ऑपोजिट सब चलता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू एजुकेशन अप टू जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी एजुकेशन 1st to 10th सबको कंपलसरी एजुकेशन फ्री में मिलना ही चाहिए। तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं, म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में फ्री में एडमिशन मिल जाता है। एजुकेशनल राइट्स हर एक को है। हर एक अपना अपना कल्चर फॉलो कर सकता है रिलीजन का। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और अगर फिर भी ये बताने के बावजूद भी कोई तुम पे अत्याचार कर रहा है तो तुम कोर्ट में जा सकते हो केस करने। ठीक है, तो अभी फंडामेंटल राइट्स जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टॉप फॉर टुडे।